शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। मैं संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में आया हूं और यहां पे गोरेगांव आश्रम में एक बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आपको आज एक डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये शिविर में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। बच्चे के कुछ तीखे सवाल होंगे और जवाब हमारे गेस्ट देंगे। जो मुख्य अतिथि है वो है जवाहर भाई। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि है हिमांशु जी, जो भोपाल गुरुकुल से आए हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। तीसरे मुख्य अतिथि हैं वो है अजीत भाई। दोस्तों, हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि है वो आ चुके हैं। अब मैं सीधे आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं जो हमारे जज हैं अब मैं इनसे सीधे जवाब पूछूंगा और बच्चे सवाल करेंगे। तो बच्चे, आप सब सवाल के लिए तैयार हैं? चलिए, मैं सबसे पहले बच्चों से सवाल पूछना चाहता हूं और देखता हूं कि सबसे पहले सवाल कौन बच्चा करता है किसी के पास सवाल? तो चलिए, सवाल नंबर 1 के लिए इतने सारे हाथ उठ गए हैं, लेकिन पूछना पहले किसी एक से है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपका नाम क्या हुआ जी? सुमित सिंह। क्या सवाल लेकर बैठे हैं? हम इस देश के नींव हैं। हम पे वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम पे वेस्टर्न कल्चर हावी ना हो? तो देखा दोस्तों, बच्चे ने बहुत अहम सवाल पूछा कि हम भारत के नींव है, हम देश के नींव है, हम बच्चों पे वेस्टर्न कल्चर हावी है, ऐसा क्या करें जो वेस्टर्न कल्चर हम पर हावी नहीं हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो जज हैं हमारे बीच, मैं अजीत भाई, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। इनसे सवाल का जवाब पूछूंगा मैं। जी देखिए, ये बात तो सच है। हमारे गुरुजी कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, नींव होते हैं, उनको अच्छे संस्कार मिलना ज़रूरी है। अब बच्चे ने सवाल पूछा कि इस वेस्टर्न कल्चर हम पर हावी है, हम इससे कैसे बचें। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि गुलाब की कलम अपने आप नहीं उगती, लगानी पड़ती है, कचरा अपने आप उग जाता है। तो वैसे वेस्टर्न कल्चर से बचने के लिए बच्चों को अच्छे संगत में रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छे गुरुकुल में पढ़ाई करनी होगी, अच्छे बच्चों के बीच में उठना बैठना होगा, अच्छी किताबें पढ़नी होगी, सत्संग पढ़ना होगा, संतों के पास जाके सत्संग सुनना होगा, तब जाके बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे। बच्चों का जो सवाल था, पहला सवाल था बच्चों का कि हम भारत के नींव है और विदेशी कल्चर हम पर हावी हो रही है, ऐसा क्या करें जो विदेशी कल्चर हम पर हावी ना हो? देखिए, पहले तो समझने का विषय ये है कि विदेशी कल्चर है क्या और हमारा कल्चर क्या है। हमारा कल्चर क्या है? माता पिता को प्रणाम करना, तिलक लगाना, शिखा लगाना, सबका आदर शिष्टाचार करना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना। विदेशों का कल्चर क्या है कि पैसे के लिए अगर किसी का गला भी काटना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना। जो कहा जाता है कि जो MBA की पढ़ाई में होता है कि गंजे को भी कंघा भेज दो, ये विदेशी कल्चर है। माता पिता से कोई मतलब नहीं। एक वहाँ का भाषा रहता है कि माता पिता ने क्या अपना फ़र्ज पूरा किया, हमें जन्म दे दिया, बाकी हमारी जीवन है, हमारी लाइफ है, हम इंजॉय करें। और जहाँ बच्चे के अंदर ये भाव आता है कि हमारी लाइफ है, हम अपने से इंजॉय करें, वहाँ उन सब अपने हमारी जो भारतीय संस्कृति उन सब चीज़ दूर हो जाता है। अनुशासन नहीं रहता उसके जीवन में, और अनुशासन विहीन मनुष्य पशु के समान माना जाता है, हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में माना गया है। अगर हमें इससे बचना है तो सबसे पहले अपने संस्कृति को समझना है कि हमारी संस्कृति क्या है। वर्तमान समय में सबसे बड़ी विडंबना यही रही है देश की कि हमारे बच्चों को, भावी जो युवा पीढ़ी हैं, इनको हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता कि हमारे 30 त्यौहार पर्व हैं क्या, हमारे राम कृष्ण की गाथा क्या है, हमारे महाराणा प्रताप की गाथा क्या है। तो सबसे पहले तो मैं जो बच्चे हैं, जो अभिभावक इनके आए हैं, जो गुरुजन यहाँ बैठे हैं, मैं इन सबसे यही आग्रह पहले करना चाहूँगा, अगर आप देश को सही राह में ले जाना चाहते हैं और पाश्चात्य संस्कृति से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बच्चों को हमारे देश की संस्कृति है इसका पूर्ण जानकारी दें। जब बच्चे को हमारे देश की संस्कृति पता चलेगा तो खुद उसे प्रभावित होगा। वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है, जो वाक्य है, महावाक्यों में आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, जो ये हमारी संस्कृति है। जब बच्चे समझेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका एक बहुत ही जो जवाब था, एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जब अपने मन पे आ जाए ना, तो वहाँ पे हमारी संस्कार क्या होती है, वहाँ पे हमारी संस्कार क्या होती है, खत्म हो जाती है। और ये कहाँ होता है? विदेशी कल्चर में, अदर कंट्री में। और हमारे देश में क्या होता है? तो हमारे देश में बच्चे अपने माता पिता के आज्ञा का क्या करते हैं?
ये संस्कृति कहाँ की है? तो ये भारत और विदेशी कल्चर का डिफरेंट है। तो चलिए, जिस बच्चे ने सवाल पूछा था मैं उस बच्चे से जानने की कोशिश करता हूँ कि वो उनके जवाब से सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला। हाँ, मिला। और इससे आपको क्या सीख मिली? इससे हमें यही सीख मिली कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हाँ। और गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। तो आज से आप करेंगे? हाँ। पक्का। इधर आइए। उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब से मुझे यही सीख मिला कि अपने माता पिता और गुरुजनों की क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। आज से आप करेंगे? हाँ। पक्की बात, झूठ मत बोलिएगा, झूठ नहीं। क्योंकि डिबेट में आप बोल रहे हो। और दूसरे बच्चों को क्या ज्ञान दोगे? कि उन्हें भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कितने बच्चों को ऐसा बताओगे आप? हर किसी को। हर साल के लिए कई बच्चे ने हाथ उठा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप छोटे बच्चे हैं, आपने हाथ उठा दिया, आपका सवाल क्या है? ये आशाराम जी बापू जब बाहर आएंगे तब देश में क्या माहौल होगा? ओहो, जब आसाराम बापू जी बाहर आएंगे तब देश में क्या माहौल होगा? मेरे हिसाब से तो वैसा ही माहौल होगा जब भगवान राम आए थे, उस समय क्या माहौल था। क्या माहौल था जरा ऑडियंस बताएंगे, कैसा माहौल था? 1 मिनट, कैसा माहौल था? आप खड़े होकर जरा बताइए। ऐसा माहौल था कि चारों तरफ दिए जलाए गए और स्वागत किया गया। हाँ। और जब भी बापूजी हमारे आएंगे, हाँ। हमारे गुरुदेव आएंगे, हाँ। उससे भी भव्य स्वागत होगा हमारे गुरुदेव का। चारों तरफ दिया जलेगा और पटाखे फूटेंगे और सभी साधक खुशियाँ मनाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में हमारे संत श्री आसाराम जी बापू। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली जरा। चलिए, अब इन बच्चों के सवालों का जवाब तो लगभग मिल गया है, तो मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन तैयार है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4, आपका नाम क्या हुआ? देव। देव जी, आपका सवाल क्या है? भारत को माँ क्यों कहा जाता है? ओहो, भारत को माँ क्यों कहा जाता है? कितना अहम सवाल है। बच्चे ने कहा कि भारत को माँ क्यों कहा जाता है। ऐसा कंट्री का नाम बताओ जिसको माँ का दर्जा देते हैं। ऐसा कोई कंट्री मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन एक भारत ऐसा कंट्री है जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए, इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि चलिए हमारे बीच जो गुरुकुल से आए हुए सर है ना, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर आप बताइए कि बच्चों का सवाल था, देव ना, देव जी आपका नाम है? देव का सवाल था कि भारत को माँ क्यों कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहा है विद्यार्थी का, जो भी रहा है। समझने वाली बात है कि विदेशों में किसी देश को माँ नहीं कहते हैं। कारण क्या है कि विदेशों में केवल जो जन्म देता है उसको माँ माना गया है, किंतु भारत में जो हमारा पालन पोषण करता है उसको भी हम माँ कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को जन्म तो देवकी मैया ने दिया था, लेकिन पालन पोषण यशोदा माता ने किया था, तो यशोदा माता को भी माता का दर्जा दिया गया। तो वैसे ही माँ भारती जो है, यहाँ अनाज उगता है और यही अनाज फसल से हमारे शरीर का पालन पोषण होता है, इसलिए भारत को माँ का दर्जा दिया गया है। ये हमारी संस्कृति की महानता है, ये हमारे संतों की उदारता है, जो भारत हमारे देश और हमारे अंदर से विचारधारा डालें कि जो हमारा पालन पोषण करे वो भी हमारी माँ जननी के समान ही है। तो विदेशियों, देखा आपने इन्होंने क्या बोला? सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती है, कर्म की भी माँ होती है। और ऐसे भारत भूमि जिस पे हम लोग इतना अत्याचार करते हैं भारत माँ के साथ, अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना के खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते, इमारतें बनाते, हर कुछ करते हैं, अन्न उपजता इस भारत भूमि से, वैसी माँ को भी हमें दर्जा देना हमारे लिए कंपलसरी है। ये भारत की भूमि है जहाँ पर ऐसी दर्जा दिया जाता है, भारत भूमि को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो अगले सवाल के लिए कौन बच्चा तैयार है? चलिए, आपका नाम क्या हुआ जी? ये बच्चे देखिए अगले सवाल के लिए, क्या नाम हो आपका? विवेक सिंह। विवेक जी, आपका सवाल क्या है? बापूजी बाहर आएंगे तो रामराज कैसा होगा? तो चलिए, इसके लिए मैं, आप बताइए, जब बापूजी बाहर आएंगे तो रामराज कैसा होगा? देश में क्या शांति रहेगा या शांति फैलेगी? लोग क्या सोचेंगे? उस समय का माहौल क्या होगा? देखिए, मैं पहले बच्चों के प्रश्न से बड़ा संतुष्ट हूँ, बड़ा आनंदित हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि बापूजी जब आएंगे कैसा माहौल होगा। मतलब बच्चों को पता है कि बापूजी आ जाएंगे। अब एक बार जोरदार ताली बच्चों के सवाल के लिए, एक बार जोर से बजाओ ना। चलिए, अब जवाब की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है भारत विश्व गुरु बनाना, और उन्होंने कहा है कि मेरे करोड़ों बच्चे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और एक ब्रह्मज्ञानी संत का संकल्प है, वो पूरा होकर रहेगा। जब बापूजी जेल से बाहर आएंगे तो पूरे रास्ते पर फूल बिछे होंगे और आरतियाँ होगी, पूजाएँ होगी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। बापूजी का पंचामृत से अभिषेक होगा, पूजन होगा, और बापूजी का इतना आदर होगा, इतना सम्मान होगा, इतनी मंदिरें बनेगी, सुनने वाले को भी आश्चर्य होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पर ये मान लीजिए भविष्यवाणी संतों ने कर रखी है। बापू जब बाहर आएंगे तो देखने वालों की आंखें फटी रह जाएगी, और जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है उनको भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। बच्चे ने सवाल किया और मैं आया शिवराज भाई के पास। शिवराज जी, आपने सवाल को सुना ही नहीं। मैं कैसे बताऊँ, बच्चे ने सवाल किया ना, आपने सुना नहीं? शायद मेरे ख्याल से बच्चे ने सवाल किया कि सभी भारत में ही सभी देवता अवतार क्यों लेते हैं। सही सुना आपने, लेकिन हेडफोन लगा रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि नहीं, हेडफोन क्यों लगा रहे थे? निकाल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, हेडफोन क्यों लगाए थे अपनी बैठ में? नहीं बताइए ना, हेडफोन के बारे में बताइए मुझे, उसके बारे में मेरी कुछ बात चल रही थी किसी से, इसके लिए कॉन्फ्रेंस कुछ चल रहा था क्या? इमरजेंसी मीटिंग थी क्या? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बताइए। मेरा ये बोलना है कि भगवान भारत में इसलिए अवतरित होते हैं क्योंकि भगवान भी संत महापुरुषों को उनका सम्मान करते हैं, और जो भारत है वो संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। इसके लिए जो है भगवान जो है भारत में जन्म लेना पसंद करते हैं। अच्छा, भगवान भी, देवी देवता भी भारत जैसे भूमि में जन्म लेना पसंद करते हैं। आपको सवाल का जवाब मिल गया दोस्तों, बच्चे मिल गया। चलिए अब अगला सवाल के लिए कोई बच्चा तैयार है क्या? क्या नाम हो आपका? निर्भय सिंह जी, आप बताइए आपका क्या सवाल है? भारत में अच्छी विचारधारा कैसे लाएं? अच्छा, इनका सवाल है, सामाजिक क्वेश्चन है कि भारत में अच्छे विचारधारा कैसे लाए। तो इसके लिए हमारे भी, चलिए जनता से पूछ लेते हैं। बच्चों का सवाल है कि समाज में अच्छे विचारधारा कैसे ला सकते हैं। देखिए, ऐसा है, जब तक भारत के जो भी उच्च पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, राष्ट्रपति है, ऐसे जो भी ऊंचे पद हैं, और उन पर जब तक वास्तव में भ्रष्टाचार रहित, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने वाले लोग और भारतीय संस्कृति को वास्तव में जीने वाले लोग जब तक नहीं आएंगे, तब तक भारतीय जिस तरह से जो सवाल है वो नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं स्थापित हो पाएगी। अब ये कह रहे हैं कि हमें और बात जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने संकल्प किया कि मैं भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। जब तक ऐसे लोग ऐसे पदों पर नहीं आएंगे, वास्तव में वो भारतीय संस्कृति स्थापना करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हमारी भारतीय संस्कृति पूरी तरह से ऊंचे पदों पर नहीं बढ़ेगी। कौन लाएगा? देखिए, ये जैसे वही लोग लाएंगे, और इसमें पूज्य बापूजी के जो शिष्य हैं, बापूजी के शिष्य हैं, वही ला पाएंगे, क्योंकि वो वास्तव में भारतीय संस्कृति को जीते हैं। अब बात ये है कि इनका कहने का मतलब, बच्चे का सवाल और उनका जवाब का ये मतलब था कि बापू के बच्चे ही विचारधारा को क्या कर सकते हैं? आप लोग बोलो जरा, बदल सकते हैं। आपका सवाल था, आप जवाब से संतुष्ट है? अब अगला सवाल कौन बच्चा बोलेगा? आप बोलिए, हाँ बताइए। तो भारत में सबसे ज़्यादा शांति क्यों पाई जाती है? ओहो, भारत में सबसे ज़्यादा शांति क्यों पाई जाती है? इनका कहने का मतलब है कि भारत से ज़्यादा अमीर देश है अमेरिका, जर्मनी, जापान, आप सबको उठाकर देख लीजिए ना, बहुत विकसित कंट्री है, लेकिन वहाँ पे क्या है? शांति नहीं है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा शांति क्यों मिलता है। तो चलिए, आप बोलेंगे, चलिए इधर आइए। चलिए, बच्चे ने सवाल किया और आपको जवाब देना है, बताइए। बच्चे ने जो सवाल किया कि भारत में ही शांति सबसे अधिक क्यों पाई जाती है, इसका कारण है कि ये संतों की भूमि है, और यहाँ जितने धर्म के कार्य होते हैं उतना विदेशों में नहीं होता, इसलिए भारत भूमि शांति पाई जाती सबसे अधिक, ये संतों की भूमि है। चलिए, भारत ने कहा कि भारत संतों की नगरी है, इसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा शांति मिलती है और विदेशी आकर भारत जैसे देश को पसंद करते हैं। आप बताएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे तो कुछ मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया था। सवाल ये किया था कि अमेरिका में बहुत सारे पैसे हैं, वहाँ पर बहुत ऐशो आराम है, वहाँ की बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो अभी आप भारत जा रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है आपको? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि जब तक मैं अमेरिका नहीं आया था तब तक तो मैं भारत को मानता था, लेकिन मैं अभी अमेरिका से जब भारत जा रहा हूँ, भारत को मानूंगा नहीं, उसकी पूजा करूँगा।
क्यों? क्योंकि जो भाईचारा, जो प्रेम, जो सहिष्णुता, जो सदाचार हमारे भारत में है वो विदेशों में नहीं है। और शांति पाने का ही माध्यम है कि आपसी प्रेम, संतों का संग, सत्संग, महापुरुषों का संग, ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमें शांति देंगी। पैसे से शांति नहीं मिलती है, पैसे से शांति भंग हो जाती है। हमारे देश में महापुरुषों का सत्संग है, ज्ञान है, भाईचारा है, प्रेम है, इन सारी चीज़ों के कारण भारत में शांति पाई जाती है। और विदेशों में पैसे बहुत हैं लेकिन वहाँ पर संस्कार नहीं है, इसके लिए वहाँ पर शांति नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल किस बच्चे का है? क्या है? आप थोड़ा आगे आ जाओ ज़रा, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। छोटे हो क्या? विद्यार्थी अच्छा कैसे बने? विद्यार्थी अच्छा कैसे बने? पहले ये बताइए, आप अच्छे हैं या नहीं? अच्छे हैं? अच्छे हैं? एक दिन में कितने लोगों को पिटाई करते हैं आप? जल्दी नहीं पीटते हैं, मतलब पीटते हैं आप? नहीं। ये अपने आप को साबित कर दे कि मैं बदमाश बच्चा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि विद्यार्थी अच्छा कैसे बने। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं चलिए चलते स्टेज पे। अच्छा कैसे बने? देखिए, विद्यार्थी अच्छा बनने के लिए माता पिता का आदर करे, शिक्षकों का आदर करे, सम्मान करे। हमारे दादा गुरुजी का एक मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि पुराने जब हम पढ़ाई करते थे तब हम हमारी किताबों पर कवर चढ़ाया करते थे। आज वो कवर चढ़ाया नहीं जाता है, तो उससे किताबों का, पुस्तकों का अनादर होता है। अगर अनादर हम करेंगे तो कैसे विद्या फलेगी? तो विद्यार्थी अच्छा बनने के लिए माता पिता का आदर, शिक्षकों का आदर, पुस्तकों का आदर, सम्मान, सरस्वती माता का पूजन, जप, ये सब करना होगा। तो मेरी तरफ से एक सवाल, इस सवाल का थोड़ा सा और विस्तार से लेते हैं कि एक विद्यार्थी के अंदर कितने गुण होने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विद्यार्थी को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो उनके साथ साथ में माँ बाप को भी अच्छा बनना पड़ेगा। माँ बाप को भी संस्कार लेने पड़ेंगे कि मुझे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में डालना है कि मुझे गुरुकुल में डालना है, इसकी भी ध्यान रखना पड़ेगा। माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए, गर्भ संस्कार से ही लेकर के बच्चों को, जैसे प्रहलाद जी को अंदर गर्भ में ही संस्कार मिल गए थे, इसी प्रकार से हमको भी आज के पुराने के हिसाब से पुराने लेकर के कि माँ बाप पहले जब भोजन बनावे तो बच्चों को नारायण नारायण करके भजन गा के, ऐसा नहीं कि फिल्मी गाना गाते हुए बनाए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस तरह के भजन न गूंजते हुए, नहीं तो बच्चा को संस्कार में वही आएगा, उसके हजार टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को अच्छे संस्कार देने तो माँ बाप को भी अच्छे संस्कारी होने पड़ेंगे। इसके लिए उनको धर्म के अनुसार में उनको बच्चों को अच्छे गुरुकुलों में, अच्छे विद्यालयों में, जहाँ पे अच्छे संस्कार दिए जाएं, उन जगहों पे उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे। और इस तरह के उनको फिर उनके खान पान में भी उनको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, दुनिया तरह की बाहर के तरह के फास्ट फूड आ रहे हैं, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मानसिक स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। मोबाइल बच्चों को हाथ में, बच्चा 6 महीने का बच्चा नहीं होता, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाओ तो मोबाइल लेके हाथ से चलाने लगता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि घर में ही बच्चा जब आता है, माँ बाप ध्यान नहीं देते, माँ बैठ करके यूट्यूब पे बैठ जाती, मोबाइल पे बैठ जाती, फिर बच्चा बाहर आते वही देखने लगता है। इसलिए सबसे पहले मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि पहले माँ बाप को संस्कारी होना पड़ेगा, उसके बाद फिर बच्चे, माँ बाप संस्कारी हो जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक संस्कारी हो जाएंगे। चलिए, तो इसका जवाब मैं गुरुकुल से आए हुए टीचर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप भी बता सकते हैं कि बच्चों को, क्या सवाल था, विद्यार्थी को अच्छा, विद्यार्थी के अंदर कौन से लक्षण होने चाहिए? तो इस पर संस्कृत में एक बहुत बढ़िया सुभाषित है, ये तीन हम पढ़ते हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी को सबसे पहले तो कौवे की तरह, जैसे कौवा देखिए हमेशा इधर उधर देखता रहता है, जिज्ञासु होता है। विद्यार्थी को पहले जिज्ञासु होना चाहिए। बगुले की तरह ध्यान, बगुला एक पैर पर लगा के अपने शिकार पे ध्यान करता है, वैसे ध्यान विद्यार्थी को होना चाहिए। स्वान निद्रा, हम देखे होंगे जब से कुत्ते जो रहते हैं सोते हैं, थोड़ा सी आहट आती है कुत्ता जग जाता है, तो वैसे विद्यार्थी को ये नहीं कि हम सोएं तो सोते ही रह गए। अल्पाहारी, आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करें। जहाँ 2 रोटी से भोजन में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य रह सकता है, वहाँ 4 रोटी न ले। गृह त्यागी, गृह का त्याग करना। हम पहले से देखें, आप सनातन संस्कृति में गुरुकुलों की परंपरा रही है। बच्चे एक उम्र के बाद में अपने घर से दूर गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आज ये समय परंपरा विलुप्ति के कगार पर है, किंतु इस समय भी, इस परिस्थितियों में भी संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से भारत भर में 7 गुरुकुल, आवासीय गुरुकुल चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थी इस कलयुग, घोर कलयुग और ऐसे पतन भरे युग में भी विद्यार्थी वहां पर आकर के अपने जीवन को संयम और साधना से उन्नत उठा रहे हैं।
तो विद्यार्थी के यही 5 लक्षण है जो विद्यार्थी को महानतम से महानतम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आपने सुना, इन्होंने कहा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं जो होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये 5 लक्षण को जो विद्यार्थी अपनाएगा अपने जीवन में, वो विद्यार्थी महान बन सकता है। क्या सवाल है आपका? हम मोबाइल के बिना रह नहीं पाते, तो हम ऐसा क्या करें कि हम मोबाइल के बिना रह पाए? इतना बड़ा लत लग गई आपको कि आप मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं। माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारा मोबाइल हो गया आपका। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस बच्चे ने सच्चाई बता दी। एक बार जोरदार ताली आप इस बच्चे के लिए। के बिना हम रह नहीं सकते। इतनी गंदी लत लग गई हमको कि मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते हैं। ऐसा क्या करें जो मोबाइल के बिना हम रह सके? तो थोड़ा एक बार जज हमारे अतिथि आप बताइए कौन इसका जवाब देगा? ये बच्चे का सवाल अच्छा है और हमारा देश के जो हाल अभी बिगड़ा हुआ है इसका कारण मोबाइल ही है। और मोबाइल के कारण बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, चिड़चिड़े हो गए, माता पिता को उल्टा जवाब देते हैं, झगड़ा करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में संस्कार लेता है, तब माँ के हाथ में मोबाइल होता है। तो जिस माँ ने जब बेटे को घर में होते समय में मोबाइल हाथ में लिया, उस बच्चे को मोबाइल की आदत हो जाती है। और आजकल माता पिता बच्चे को चुप करने के लिए उसके सामने मोबाइल कार्टून दिखाते हैं और उसको भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं। तो बच्चा वो कार्टून देख देख कर बड़ा होता है तो वो कार्टून जैसा बनता है। तो उन बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन प्रश्न हो मैं शांति कैसे पाऊँ, मैं लोगों से अच्छा व्यवहार कैसे करूँ, मैं पढ़ लिख कर होशियार कैसे हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो आप मोबाइल से ढूंढ सकते हो। उसका सदुपयोग करना है। जैसे चूल्हा होता है, चूल्हा हाथ जला भी सकते हैं और भोजन भी पका सकते हैं। तो हाथ जलाना नहीं, भोजन बनाना है। वैसे मोबाइल का सदुपयोग करते करते आप दुरुपयोग से छूट जाओगे और मोबाइल कंट्रोल में आ जाएगा। क्या सुना आपने? सुना कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि मोबाइल में अच्छे विचार भी है, बुरे विचार भी है। लोग क्या करते हैं, अच्छे विचारों की तरफ ध्यान नहीं जाता, बुरे विचारों की तरफ ध्यान उनका जल्दी जाता है। तो आप सबका कर्तव्य है, आप सब बच्चे आज से संकल्प लेकर जाओ कि हम अच्छी चीज़ मोबाइल में देखेंगे। क्या करेंगे? हम मोबाइल में अच्छी चीज़ देखेंगे, बुरी चीज़ नहीं देखेंगे। जोर से बोलो ना, पक्की बात कर रहे हो क्या? नहीं देखोगे? तो दोस्तों मैं अपने डिबेट को यहीं पे ख़त्म करता हूं और मुझे लगता है कि हर सवालों का जवाब जो बच्चे के मन में जो टीस था, जो बच्चों के मन में सवाल था, वो सवाल के जवाब लगभग मुझे लगता है कि मिल ही गया होगा और बच्चे भी संतुष्ट है। क्या अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है? क्या सवाल है? भारत में क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, संत या नेता को? कि भारत का क्रेज पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। लोग भारत को अच्छे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसे जाता है, संत या नेता? मूल रूप से देखा जाए गहराई के हिसाब से तो ये संतों के संकल्प के कारण ही हमारा देश आज उन्नति की तरफ जा रहा है। और संतों के कारण कहीं बापूजी के आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा सत्संग में। ये आज के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बापूजी के सत्संग में आया जाया करते थे और बापूजी का आशीर्वाद लेके ही आज इस पद पे बैठे हुए हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही इसमें संतों का संकल्प ही काम कर रहा है। और संत के संकल्प के हिसाब से ही आज हमारा देश एक विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है और सारे देश आज नतमस्तक हो रहे हैं, भारत की तरफ अपनी निगाह उठा करके देख रहे हैं कि भारत इसका नेतृत्व करे ताकि सब जगह जैसे भारत में शांति है, इस तरह से सारे विश्व में भी शांति बनी रहे। आज अहंकार के कारण ही देखिए यूक्रेन और ये रसिया का युद्ध चल रहा है। क्या है? इनका अहंकारी तो है। तो ये अहंकार कब जाएगा? क्योंकि उनको सत्संग नहीं है, इस बात को मानते ही नहीं है कि सत्संग क्या चीज़ होता है, पुनर्जन्म मानते नहीं है, सनातन धर्म को मानते नहीं है। तो इसलिए आज वो दुखी हैं। लेकिन अगर उनको भी, उनके यहाँ भी अगर हमारे बापूजी जैसे और भी महान संत कबीरदास जी जैसे और भी संत ब्रह्मज्ञानी अगर होते वहाँ पे, तो इस तरह की घटनाएं न घटती। तो इनका कहने का मतलब, हाँ, क्या आप भी बोलना है? बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि क्रेज़ किसको जाता है। बिल्कुल संतों को जाता है। हमारे देश में जो पहले लोग इतना धर्म के प्रति जागरूक नहीं थे, इसका मूल कारण ये है 800 से अधिक वर्ष मुग़लों की गुलामी हमने की है। उसके बाद अंग्रेज़ आए 200-250 साल, उसके बाद कोई पार्टी है, अभी भी कोई पार्टी आ रही। तो क्या हो गया, संतों ने जो अभी सत्संग जो दिया है पिछले 50 सालों में, 55 सालों से मेरे सदगुरुदेव ने बहुत मेहनत ली है और भी संत, सारे संत समाज, सभी लोग जनता को जागरूक कर रहे। तो ये सब जागरूक कर रहे, तभी तो धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है। और अभी यहाँ डिबेट में भी जो हमारे साथी सब हम जो बात कर रहे हैं संस्कारों के बारे में, हम कहाँ से, ये तो हमारे बापूजी से हमको पता चला। नहीं तो हम भी ऐसे ही होते जैसे और लोग हैं, खाओ पियो पेट भरो और जियो और मरो, कीड़े की तरह चले जाओ।
तो हम ऐसे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे सदगुरु ने हमको ऐसे संस्कार दिए, और ये संस्कार सिर्फ संतों से ही मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का डिबेट आप सबने देखा और आप लोग अदर चैनल का भी डिबेट देखते होंगे। दोनों में डिफरेंट मिलेगा। जब एक न्यूज़ टेलीविज़न पे किसी का डिबेट चलता है, कुछ पॉलिटिकल मुद्दा लेकर या कोई भी मुद्दा लेकर चलता है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं? सिर्फ बहस चलती है, फालतूगिरी चलता है। लेकिन आज ये डिबेट था। ये डिबेट में एक देश के प्रति अच्छे सवाल जवाब पूछा गया। एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतना अच्छा सवाल को पूछा और बड़े लोगों ने अच्छी तरह जवाब देने की कोशिश किया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि डिबेट अगर हो तो इस टाइप से डिबेट किया जाए, न कि फालतू का मुद्दा उठाकर और फालतूगिरी टीआरपी के लिए ऐसा कोई काम करे। मैं देश के सभी मीडिया चैनल को कहना चाहता हूँ कि अगर डिबेट आपको करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट कीजिए, क्योंकि आपका डिबेट देश के हर एक नागरिक देखता है और नागरिक समझ जाता है कि कौन नेता कितना पानी में है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिबेट करते समय कम से कम अपने मर्यादा का उल्लंघन न करें, मर्यादा में रहकर डिबेट करें। और आज हमारे डिबेट से, छोटे छोटे बच्चे के सवाल से और इनके जवाब से, और ऑडियंस बैठे तो उनके जवाब से आपको क्या सीख मिली, आप सब लोग मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे। हाँ बोलिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने ये डिबेट यहाँ पर रखी है, बहुत अच्छी सकारात्मक डिबेट आपने रखी। आपने कहा भी मीडिया को मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसी डिबेट करे, लेकिन अधिकतर मीडिया देश में अशांति फैलाना चाहती है। छोटे छोटे मुद्दे लेकर बैठते हैं और सब टीवी पे लोग न्यूज़ देखते हैं। ऐसे मुद्दे पर बस अशांति कैसे फैलाई जाए, कैसे लोगों को अशांत किया जाए और अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए, यही चल रहा है हमारे देश में। गिने चुने 1-2 चैनल है जो अच्छी डिबेट करते हैं, अच्छे कार्यक्रम दिखाते हैं। बाकी तो हमारे देश में जितने भी चैनल चलते हैं देखने लायक नहीं है, शर्म आती है हमको टीवी देखने में। तो देखा दोस्तों, मीडिया क्या रोल अदा कर रही है। देश का चौथा नागरिक मीडिया है। मीडिया क्या रोल अदा कर रही है, देश के हर एक नागरिक को पता चल चुका है। मैं मीडिया के सभी कर्मी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब आपको अपना क्रेज खुद को बनाना है, और जो मीडिया का देश का चौथा नागरिक समझा जाता है, उन मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो क्रेज अगर डाउन हुआ है और आपकी वजह से हम जैसे मीडिया वाले को भी बदनामी सहनी पड़ती है और हमें भी लोग गलत निगाह से देखते हैं, उनके माइंड में ही आता है कि ये मीडिया वाला भी शायद उल्टा पुल्टा ही दिखाने वाला है। लेकिन नहीं, हर एक मीडिया ऐसा नहीं होता है। कुछ अच्छे विचार के लोग होते हैं तो कुछ बुरे विचार के लोग होते हैं। लेकिन जो बुरे विचार के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग संभल जाओ और डिबेट करो तो अच्छे चीज़ का डिबेट करो, अच्छे मुद्दे पर डिबेट करो। हमें क्या नुकसान हो रही है देश को, उसके मुद्दे पर डिबेट करो, फालतूगिरी मत करो। और जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं, जो आप लोग डिबेट में एक दूसरे को गालियाँ देते हो, हंगामा क्रिएट करते हो, मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूँ कि देश की जनता आपको चुनकर भेजती है देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोग क्या करते हैं, एक कुत्ते की तरह आप झगड़ते हैं डिबेट में। देश की जनता के नज़रों में आप सब जीरो हो चुके हो। तो आप अपना इमेज अगर बचाना चाहते हो तो कम से कम डिबेट का मर्यादा का पालन कीजिए और आप सब मिलकर एक अच्छे देश बनाइए, अच्छा नागरिक बनिए और अच्छा देश बनाइए। यही मैं आप सबसे कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।